जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। दिल्ली विधानसभा चुनाव एक तरह से अहंकार और जनता के साथ जिस उसूलों के साथ लड़ाई शुरू किया गया था, उसके उसूलों से वादा खिलाफी के खिलाफ परिणाम को सत्यापित करता है। मैं इसे बीजेपी की जीत या कांग्रेस की भूमिका से परे उस नज़रिए से देख रहा हूं जिसमें एक आंदोलन जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया गया था, उसके बाद एक वैकल्पिक राजनीति देने की कोशिश के रूप में शुरू हुआ था। बस उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य बोनस के रूप में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने दी थी। राजनीतिक पार्टी के रूप में अलग तरह की व्यवस्था देने की बात उसमें कही गई थी। लोकपाल के लिए बृहत जन समर्थन लिया गया था, जो आज के समय में भले ही केंद्र सरकार के कारण रुक गई हो, लेकिन पार्टी का स्टैंड अब इस मामले में ढुलमुल ही रह गया, जिस कारण से जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन से जुड़े थे, उन लोगों को भी निराशा हाथ लगी। 10-11 साल का शासन अपने आंदोलन के मूल मुद्दों को देखने, समझने और परखने के लिए कार्यकर्ताओं को मिले। पार्टी बनी वह एक बात, और अरविंद केजरीवाल के रूप में एक चरित्र लोगों के सामने आया वह दूसरी बात। इन दोनों के बीच बहुत दूरियां थी, मतलब संगठन की विचारधारा और व्यक्ति की विचारधारा में बहुत बड़ी खाई इन दिनों में नजर आने लगी, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों के बाद भी नहीं पाटा जा सका। अरविंद केजरीवाल का चरित्र ने उन्हें अपने लोगों से दूर किया, साथ ही अपने मूल विचारधारा से अलग भाजपा के हिंदुत्व वाले एजेंडे को ही अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की कोशिश में ये लोग दिखे, जिस कारण से अपने ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर अरविंद केजरीवाल और पार्टी आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सच में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के साथ ही टक्कर थी। कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में तो नहीं थी, वह तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच के, या यूँ कहें आम आदमी पार्टी की विचारधारा और लोगों के विश्वास के बीच के गैप में पिसती रही, और उसी में से थोड़ा सा मौका निकाल कर चुनाव लड़ लिया, और नतीजा हमारे सामने जो देखने को मिला वह आम आदमी पार्टी के हार के रूप में मिला। आम आदमी पार्टी की हार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस विचारधारा के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाया गया, उसे बनाए रखने में आम आदमी पार्टी, या यूँ कहें अरविंद केजरीवाल का चरित्र नाकाम रहा। आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही हराने के लिए काम कर रहे थे। 15 से 20 सीटों पर वे घर घर जाकर यह सुनिश्चित करने में लगे थे कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ यह बात भी समझनी पड़ेगी कि वे लोग बीजेपी को जिताने के लिए काम नहीं कर रहे थे, और न ही कांग्रेस को। वे अभी भी इस मत में थे कि पार्टी सुधरे भले ही हार के बाद। तो वे कार्यकर्ता और ऐसे दानदाता जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो आम आदमी पार्टी के फंड को रोलिंग में रखते हैं, उन सभी की यही इच्छा थी कि पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल के अहंकार के कारण जो बर्ताव हो रहा है वह बदलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से किए गए बुनियादी वादों और उसूलों से दूर चली गई, जिस कारण इस बार का रिजल्ट उसके विपरीत रहा। हम आदिवासियों के लिए भी अपने एजेंडे पर समाज को जागृत करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग भावनाओं में बहकर अक्सर वोट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जीते नहीं हैं, बल्कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों ने बीजेपी को हराया। मौजूदा नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आपको जिताया, उनकी मंशाओं को, उनके ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। वैचारिक रूप से आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो ऐसी लगती नहीं। दिल्ली में एलजी के मार्फत भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को काम करने से हमेशा रोके रखा। इसका संदेश यही है कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के कामों पर लगातार अड़चन पैदा करती रह सकती है। हालांकि झारखंड में भी चाहे सरना कोड की बात हो या 77% आरक्षण की, ये सभी तो केंद्रीय स्तर पर ही रोके गए, और भी कई सारे नीतियां हैं जो केंद्र सरकार ने रोका। साथ ही झारखंड में खुद की सरकार नहीं होने के कारण भाजपा ने अपने वोटर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ा नहीं पाई, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के लोग ही वोटर लिस्ट बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, जो इस समय झामुमो के अधीन है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में वोटरों का बढ़ना भी उसी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत भाजपा जीत रही है।
साथ ही अपने प्रचार तंत्र से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को शीश महल में रहने वाला राजा और अहंकारी एवं भ्रष्टाचारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सभी कारण आंदोलन से निकली इस पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। समझने की बात यह है कि चाहे पार्टी हो या संगठन, जब तक लोगों का विश्वास है तो चलता है, लेकिन जब विश्वास घट जाता है तो जो भी व्यक्ति उसे हरा सकता है उसको लोग जिता देते हैं, जैसे कि झारखंड वाले मामले में हुआ है। झारखंड में बीजेपी को हराने के लिए ही लोगों ने झामुमो गठबंधन को वोट किया था। उसी तरह दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल से मुक्त होने के लिए लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को वोट किया और बची कुची कसर वोटर लिस्ट में अपने लोगों को बढ़ाकर और दूसरे के वोटरों को घटाकर पूरा किया गया। आदर्श आचार संहिता का भी भयंकर उल्लंघन हुआ, लेकिन चुनाव आयोग भी बीजेपी की, इसीलिए उसने भी इस पर आंखें मूंदे रखी। यह भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ होता चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति सामाजिक उसूलों के साथ साथ वैचारिक रूप से बहुत मजबूत विचारों पर टिकी होनी चाहिए। भाजपा के हिंदुत्व मॉडल को सपोर्ट करते हुए दिखने के लिए ही मंदिरों के पुजारियों को मासिक भत्ता देने की बात, या गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया तो उन्होंने भी बीच का रास्ता अपनाया, तो भाजपा के हिंदुत्व मॉडल का कॉपी करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम बन के रह गई, जिस कारण से मुस्लिम भी विमुख हुए तो ओबीसी वर्ग भी कई सारे फैसलों में दूर होती चली गई। आम आदमी पार्टी का ही एक विधायक था जिसने प्रतिज्ञा किया और हिंदू धर्म के बहुत सारे कर्मकांडों को नहीं मानने का शपथ लिया, जिसे वायरल किया गया तो केजरीवाल ने उनसे मंत्री पद तुरंत ले लिया। इससे भी यह संदेश गया कि ओबीसी वर्ग के लोगों को आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है, जबकि वही आदमी आज बीजेपी में चला गया और चुनाव जीत गया। तो झूठा हिंदुत्व के सहारे आम आदमी पार्टी को चलाने की अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग की सोच ने आम आदमी पार्टी को इस समय तो दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद नहीं करते थे। अपने कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द उन्होंने रखा और उन्हीं के मार्फत कार्यकर्ताओं से, विधायकों से बात करते थे। जिन लोगों को उन्होंने अपने अगल बगल रखा वे लोग लोकतांत्रिक थे ही नहीं। जनता की गलत तस्वीर, सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीर पेश करके उनको खुश किया जाने लगा और वे सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए गुमान में, अहंकार में चले गए। जैसे मैंने पहले कहा कि जो कार्यकर्ता थे, जो दान करता थे, छोटे छोटे व्यवसाय, इन लोगों के साथ संवाद से दूर होते चले गए। नतीजा इन लोगों ने ही ठाना कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए दूसरी पार्टी को जिताना जरूरी है और आम आदमी पार्टी के ही संगठन के लोगों के अनुसार जो उनका पूर्वानुमान था 40-45 सीट भाजपा जीत सकती है, ये उनका अंदरूनी आंकलन था जो हमें आज देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का सबक यही है कि जनता के मुद्दों को सही ढंग से समझना होगा। हाँ, यह बात भी है कि बीजेपी का जो वार रूम है वह बहुत संगठित है। दिल्ली के चुनाव में आरएसएस ने भी ड्राइंग रूम कैंपेनिंग शुरू किया, जिसमें वे हजारों परिवारों के ड्राइंग रूम में संवाद करते नजर आए पिछले 6 महीनों में। आरएसएस और भाजपा के कोर्स कार्यकर्ता कभी भी कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर दिल्ली चुनाव नहीं लड़े और ना ही वैसे मुद्दों पर जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, बल्कि वे लोग आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अहंकार और विकास के असफल मुद्दों को लोगों के सामने रखा। वही कारण था कि शीश महल हो, शराब घोटाला हो या यमुना के पानी का विषय ला होना को वे लोग मुद्दा के रूप में सामने ला पाए। उन मुद्दों के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया काम गौण हो गया। हालांकि अहंकार की बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अहंकारी इस देश में राजनीतिक पटल में इस समय तो कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांगठनिक लोगों के नज़र में अरविंद केजरीवाल एक तरह से दूसरे नरेंद्र मोदी ही हैं, यानी अहंकार के 2 मॉडल देश में इस समय चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पैसा और सत्ता के कारण इस समय मजबूत हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास न पैसा है न सत्ता, इस समय दोनों नहीं। इस तरह से अब आम आदमी पार्टी को दोबारा से संगठित और वैचारिक और वैकल्पिक पार्टी के रूप में स्थापित करने की जवाबदेही कार्यकर्ताओं के ऊपर में आ गई है। अगर पार्टी नेतृत्व के लोग नहीं सुधरे तो पार्टी बुरी तरह से शून्य की ओर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि जनता के मुद्दों से भटकना, जनता के साथ संवाद से भटकना,
किसी भी संगठन या पार्टी के लिए इसी तरह घातक होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार जनता के साथ संवाद में इस समय नहीं के बराबर है। सिर्फ आदिवासी होने से ही आपको हमेशा लोग पसंद करेंगे, ये गलतफहमी हेमंत सोरेन को भी नहीं रखनी चाहिए, और ना ही केंद्र के असहयोग का बहाना बहुत दिन चलेगा। आपको जनता के सामने जिन वैचारिक मुद्दों के लिए चुना गया है, लगातार उस पर मेहनत करना पड़ेगा। जनता के पास बहुत ताकत होती है, ज़रूरत पड़ने पर चुनाव का इंतजार भी नहीं किया जाता है। सत्ता से लोगों को बेदखल किया जाता रहा है, किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने जो अपना एनालिसिस सबके सामने रखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा राजनीति या किसकी जीत या उसकी हार के नज़रिए से ना देखकर इस तरह के नज़रिए से भी रिजल्ट को देखने का प्रयास करना चाहिए। सबों को धन्यवाद। जोहार।